गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से, वो है सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमारा जो कल का टॉपिक था उससे रिलेटेड एक डाउट है किसी बच्चे का कि व्हाई पोटैटो शोज श्रिंकिंग इन ए सुक्रोज सॉल्यूशन। सुक्रोज सॉल्यूशन में पोटैटो श्रिंकिंग क्यों शो करता है। और ओस्मोसिस में मैंने बताया आपको कि ओस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई मटेरियल का ट्रांसफर होता है। कैसे? तो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो इसका मतलब है कि पोटैटो अगर श्रिंक करता है तो क्या है कि पोटैटो जो है वो है हायर कॉन्सेंट्रेटेड, और जो आउटर इसका सुक्रोज है सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है वो शो करता है क्या चीज, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लेसर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब क्या है कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है मटेरियल है वो क्या करेंगे कि ट्रांसफर करेंगे अपने एलिमेंट्स का, अपने मटेरियल्स का किस तरफ, तो सुक्रोज की तरफ। मतलब पोटैटो जो है वो क्या करेगा, अपने मटेरियल को ट्रांसफर करेगा किधर, सुक्रोज की तरफ। जिस कारण से क्या होता है कि पोटैटो जो है वो शो करता है क्या चीज, श्रिंकिंग। किसमें? तो सुक्रोज के सॉल्यूशन में। ये हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल है क्या, किस चीज में पाया जाता है? तो कहता है क्या कि सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर कवरिंग है इसे क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो कंपोज्ड होता है, बना होता है, वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज है क्या, तो सेल्यूलोज एक टफ सब्सटेंस है जो प्लांट को क्या करता है, तो स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन देता है, टफनेस देता है, रफनेस देता है। मतलब प्लांट को ये सेल्यूलोज के कारण प्लांट्स के जो कवरिंग्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, स्टेम्स हैं, वो क्या होते हैं, टफ होते हैं, कड़े होते हैं, जो उनको एडवर्स कंडीशन में भी क्या करता है, एडॉप्ट रहने में हेल्प करता है। मतलब कि अगर कोई पूछेगा कि सेल वॉल है क्या, व्हाट इज ए सेल वॉल, तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, आउटर कवरिंग है, विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से। और अगर ये पूछे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल्स के क्या फंक्शंस हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के रिस्पेक्ट में, तो हम कह सकते हैं कि एज सेल्यूलोज इज ए टफ सब्सटेंस, सो इट हेल्प्स सेल वॉल टू गिव ए स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ एंड टफनेस। सेल्यूलोज क्या करता है, सेल वॉल को एक टफनेस देता है, वो स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है। अगला है कि सेल वॉल लाइज इन प्लांट्स। सेल वॉल जो है वो किस किस में पाया जाता है, तो सेल वॉल प्लांट्स में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, फंगी में एंड एल्गी में। अब क्या है कि सेल्यूलोज समटाइम्स शोज प्लाज्मोलाइसिस। सेल्यूलोज कभी कभी क्या करता है, तो प्लाज्मोलाइसिस शो करता है। और प्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो बोलता है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज एक्स्ट्रा वाटर। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, तो वाटर को लूज करते हैं, उसे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब ये होता क्यों है, प्लाज्मोलाइसिस पॉसिबल क्यों है प्लांट्स में, तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन। सेल में जो सॉल्यूशंस अकर होते हैं, जो ट्रांसफर अकर होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो उसमें मैंने आपको बताया था हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या था, तो कहता है सॉल्यूशन इन विच
देयर इज ए लॉस ऑफ वाटर इन द सेल। सेल में जब क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या करता है, मैंने बताया आपको, प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल्स और सेल वॉल ऑफ ए प्लांट लूजेज वाटर। सेल वॉल या सेल्स जो है प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, लूज करते हैं किसको, तो वाटर को। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ सेल्स ऑफ ए बैक्टीरिया विथस्टैंड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम क्या करते हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, फिर से रिमाइंड कर लेते हैं इसको। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहता है कि व्हेन सेल्स टेंड्स टू गेन और गेन्स वाटर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर से जब सेल क्या करते हैं कि टेंड करते हैं, गेन करने का वाटर या गेन करते हैं, इसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक क्या गेन करता है, वाटर। वाटर को जब सेल गेन करेगा तो एक चीज हो सकता है क्या, कि अगर ये सेल है और वाटर को गेन करता है तो इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं इसके, वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। सेल का जो साइज है, शेप है, वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब है क्या कि जब सेल का साइज बढ़ता है तो जो सेल वॉल्स हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर प्रेशर आता है, और इस प्रेशर से क्या होगा, अगर इनके पास सेल वॉल्स नहीं होंगे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में अगर क्या हो, सेल वॉल्स ना हो, तो ये सेल क्या होगा, बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। प्रेशर से, पानी के प्रेशर से क्या होगा, फट जाएगा। और सेल वॉल रहने के कारण, तो कहता है कि सेल ऑफ बैक्टीरिया विथस्टैंड, बैक्टीरिया का जो सेल है वो विथस्टैंड, एडॉप्ट कर लेता है अपने आप को इस कंडीशन में भी। क्यों, क्योंकि सेल वॉल्स क्या है, तो टफ है, ये सेल्यूलोज से बना हुआ है। अब क्या है कि जब सेल्यूलोज से बना हुआ ये सेल वॉल है, तो जितना प्रेशर वाटर इधर से एक्सर्ट करता है, उसी तरह इक्वल फोर्स क्या करते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के अगेंस्ट एक्सर्ट करते हैं अपने अपने प्रेशर को, अपने फोर्स को, जिस कारण से इनका जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। मतलब कि जितना इधर से फोर्स आ रहा है उतना ही फोर्स इधर से जाता है, तो दोनों का फोर्स हो जाता है इक्वल, जिस कारण से सेल जो है वो विथस्टैंड कर पाते हैं किस सॉल्यूशन में भी, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी। हमारा अगला टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है क्या, तो कहता है कि न्यूक्लियस is a dot like structure which exists in the center of the circle। न्यूक्लियस जो है वो एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। अब न्यूक्लियस का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, या फिर न्यूक्लियस बना हुआ किससे है। कहता है न्यूक्लियस जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ था प्रोटीन से और लिपिड से, सेल वॉल बना हुआ था सेल्यूलोज से, उसी तरह न्यूक्लियस बना हुआ होता है क्रोमोजोम से। मतलब अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स इज द कंपोनेंट विच हेल्प्स इन द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अब है कि व्हाट आर द फंक्शंस, न्यूक्लियस का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है न्यूक्लियस किसी सेंटर सेल के सेंटर में। तो कहता है क्या कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज अकरिंग इन ए सेल। किसी सेल में जितने भी एक्टिविटीज अकर होते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज अकर होते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है कौन, तो ये न्यूक्लियस। और जो मेन रोल्स हैं इसके वो है कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स हेरिडिटरी कंपोनेंट्स एंड ऑल्सो कंट्रोल्स एक्टिविटीज लाइक रिप्रोडक्शन,
ग्रोथ, एग्जिस्टेंस इन द एडवर्स कंडीशंस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के सिक्रेशन के हेल्प से, एंजाइम्स को रिलीज करके न्यूक्लियस क्या करता है, तो बहुत सारे एक्टिविटीज को फंक्शन करता है। तो हमें इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है और इन दोनों टॉपिक्स को हम पढ़ के ये समझ पाएंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडीज के अंदर जो भी फंक्शंस अकर होते हैं वो सभी किसके कारण होते हैं, तो एक न्यूक्लियस के कारण से। पहला हमारा टॉपिक है इस न्यूक्लियस से कि हाउ न्यूक्लियस कंट्रोल्स हेरिडिटरी कंपोनेंट्स, न्यूक्लियस हेरिडिटरी कंपोनेंट्स को कैसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इससे पहले, इस टॉपिक को जानने से पहले हम इनके कंपोनेंट्स को जान लेते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, सबसे पहला है क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्या है, तो कहता है क्रोमोजोम्स आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कहाँ, इन ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर पाया जाता है क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स किससे मिलके बना है, तो डीएनए एंड प्रोटीन से। डीएनए क्या है, तो डीएनए जो है वो फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का। ये एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। किस तरह के इंफॉर्मेशन को, तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को। अब ये हेरिडिटरी क्या है, इससे पहले हम लोग फिर से इस टॉपिक पे आते हैं। कहता है क्रोमोजोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोजोम्स जो है वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से क्या है, मिलके बना हुआ है। मतलब कि जब कभी कोई भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है सेल डिवीजन, कि किसी भी रिप्रोडक्शन में जो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो रिप्रोडक्शन अकर होगा या नहीं, किस पे है, तो इस न्यूक्लियस पे है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल हम दिखाते हैं अभी कि ये एक अमीबा है और हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि अमीबा क्या करता है, तो फ्यूजन करता है, अपने बॉडी को तोड़ देता है, बाइनरी फ्यूजन शो करता है। रिप्रोडक्शन के एक प्रोसेस बाइनरी फ्यूजन को अमीबा क्या करता है, शो करता है। बाइनरी फ्यूजन क्या है, तो फ्यूजन मतलब है डिवीजन ऑफ किसका, न्यूक्लियस का। मतलब ये अमीबा पहले ऐसा था, लेकिन जब से इसने क्या किया, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को शुरू किया है, तो ये क्या करता है कि धीरे धीरे अपने न्यूक्लियस को बांट देता है, अपने न्यूक्लियस को बांट देता है और फाइनली ये क्या करता है, तो दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियस क्या है, तो क्रोमोजोम्स से बना, कंटेन करता है क्रोमोजोम्स को। क्रोमोजोम्स क्या है, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम्स। अब कहता है कि क्रोमोजोम्स मिलके किससे बना हुआ है, तो डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। क्रोमोजोम्स के फंक्शंस क्या है, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि किससे बना हुआ है और किस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके फंक्शंस बहुत ही अच्छे हैं, वाइटल रोल प्ले करता है। तो इसके फंक्शंस क्या हैं न्यूक्लियस के, कहता है कहा कि न्यूक्लियस ट्रांसफर्स सम फीचर्स, सम कैरेक्टर्स ऑफ ए पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। न्यूक्लियस पेरेंट सेल से डॉटर सेल में क्या करता है, तो पेरेंट सेल के कुछ क्वालिटीज को क्या करता है, इनहेरिट करता है, इससे ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं कि इस पेरेंट का जो हेयर है वो है क्या, कर्ली, तो इनके किसी ना किसी बच्चे का क्या होगा, हेयर हो सकता है कर्ली हो। अगर इस पेरेंट को क्या आता है, गुस्सा ज्यादा आता है, हो सकता है कि ये जो क्वालिटी है इसके किसी बच्चे में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो
बोलता है क्या ये सारे जो चीजें हैं इनको कंट्रोल करता कौन है? तो इनको कंट्रोल करता है कौन? क्रोमोजोम्स। मतलब कि क्रोमोजोम्स जो है वो कंट्रोल करता है किसको? तो किसी भी सेल डिवीजन को, पहला। और दूसरा, उस सेल डिवीजन से जो प्रॉपर्टीज हैं डॉटर, पेरेंट टू डॉटर सेल में, उसको ट्रांसफर करने के लिए भी ये क्या करता है? इन चीजों को कंट्रोल करता है। अब कहता है कि अगर सेल डिवीजन ना हो, अगर रिप्रोडक्शन ना हो, तब ये क्रोमोजोम्स जो हैं वो किस तरह दिखते हैं? तो कहता है क्या कि अगर किसी सेल में उसका डिवीजन नहीं होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो यही क्रोमोजोम्स विजिबल होते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के फॉर्म में। अगर किसी भी सेल में रिप्रोडक्शन ना हो तो यही क्रोमोजोम्स जो है वो हमें विजिबल आएंगे किस तरह? तो क्रोमेटिन मटेरियल्स के फॉर्म में। क्रोमेटिन मटेरियल्स क्या है? तो क्रोमोजोम्स जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, फुल्ली बॉर्न था, बड़ा हुआ था, मैच्योर्ड था। मतलब मैच्योर्ड क्रोमेटिन को ही क्या कहता है? क्रोमोजोम्स कहते हैं। कहता है क्या कि डीएनए में ये क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं। जब कभी कोई सेल क्या करता है? तो डिवीजन करता है, तो ये क्रोमेटिन जो है वो चेंज हो जाते हैं किसमें? क्रोमोजोम्स में। और जब तक उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जब तक सेल का डिवीजन नहीं होता है, तब तक वो किस फॉर्म में रहते हैं? क्रोमेटिन के फॉर्म में रहते हैं। टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कंट्रोल्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन अदर एक्टिविटीज लाइक रिप्रोडक्शन, एडप्टेशन अलोंग द एनवायरमेंट, ग्रोथ। अगला जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस से, वो है कि न्यूक्लियस जो है वो और भी एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सिर्फ इनहेरिटेंस को ही नहीं, हेरिडिटरी फीचर्स को ही नहीं, बल्कि और भी एक्टिविटीज जो है वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? तो द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स बाय फिजन। फॉर्मेशन किसका? तो एक सेल से दो सेल का, एक सेल से दो सेल के फॉर्मेशन को, डिवीजन को ही क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। एडॉप्टेशन विथ इन्वायरमेंट का मतलब है कि एडवर्स कंडीशंस में, बुरे कंडीशंस में भी ये न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है? एडॉप्ट करता है, जिंदा रहने देता है, एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है किसको? तो सेल को। ग्रोथ क्या है? तो बोलता है जैसे जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान बढ़ता है, जैसे जैसे वो टाइम स्पेंड करते हैं अपने लाइफ का, उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का जो ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल करता है कौन? हमारा न्यूक्लियस। किसकी हेल्प से? तो एंजाइम्स को सिक्रेट करके, एंजाइम्स को रिलीज करके ये क्या करते हैं? तो किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रोडक्शन के प्रोसेस तक लेके जाते हैं, या उनको एडॉप्ट, एग्जिस्ट करने में हेल्प करते हैं, या फिर ग्रोथ, उनका ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो न्यूक्लियस क्या करता है? तो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को। ओवरऑल अगर देखें तो इससे हमें यह समझ में आया कि हमारे बॉडीज के जितने भी एक्टिविटीज हैं उन सबको कंट्रोल करता है कौन? हमारा न्यूक्लियस। मतलब कि जो कोई भी काम हमारा सेल या हमारा बॉडी फंक्शन करता है उन सबको कंट्रोल करता है कौन? हमारा न्यूक्लियस। तो चलिए हम अपने आज के सेकेंड लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है क्या? अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको एक बार रिमाइंड मैं कर देता हूं कि मान लेते हैं कि ये एक पूरा सेल है, प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो, ये एक पूरा का पूरा सेल है। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा वो क्या था? सेल क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर सेल्स मेड अप ऑफ, सेल किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो उसमें पहला टॉपिक था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड टॉपिक था सेल वॉल, थर्ड टॉपिक था न्यूक्लियस, एंड फोर्थ टॉपिक जो हमारा है वो है साइटोप्लाज्म। कोई भी सेल
जिन जिन चीजों से बना हुआ है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब कहता है कि सेल वॉल मैंने बताया कि इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का जो कवरिंग है उसे कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? तो सेल वॉल टफ होता है, कड़ा होता है, और मेनली ये एग्जिस्ट करता है किसमें? तो प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगी में, एल्गी में। वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है? तो फ्लेक्सिबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा फ्लेक्सिबल होता है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों परमिएबल होते हैं, मतलब कि दोनों परमिट करता है इन एंड आउट। सेल वॉल भी परमिट करता है अपने मटेरियल को बाहर और अंदर आने के लिए, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी परमिट करता है अंदर और बाहर जाने के लिए। अब है कि न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस जो है एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। कहां? तो एक सर्कल के सेंटर में, किसी सेल के सेंटर में, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियस कंपोज्ड होता है क्रोमोसोम्स से। इसमें और क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, और क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्रोमोसोम्स का काम क्या है? तो ये इनहेरिट करता है किसको? तो पेरेंट्स के फीचर्स को, माँ पिताजी के फीचर्स को क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है कहां तक? उनके डॉटर सेल तक। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या काम है? साइटोप्लाज्म है क्या? तो कहता क्या है कि साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन ए लार्ज रीजन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जितना पार्ट है एक्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के, उन सभी को हम क्या कह सकते हैं? साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जितना पार्ट है, किसको छोड़ करके? न्यूक्लियस को छोड़ करके, वो सारा का सारा कवर करता है पूरा पोर्शन। कौन? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर क्या है? तो वो कहता है साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड। साइटोप्लाज्म क्या है? मटेरियल है। क्या चीज का? तो फ्लूइड का। अब साइटोप्लाज्म है क्यों? तो बोलता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ में कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है। कहता है सेल ऑर्गेनल्स का मतलब सेल, मतलब सेल। ऑर्गेनल्स कंपोज्ड है किससे? ऑर्गेन से। तो बोलता है वो ऑर्गेन्स जो क्या करते हैं कि किसी भी सेल को हेल्प करते हैं फंक्शन करने के लिए, अलग अलग फंक्शन करने के लिए, एडवर्स कंडीशन में एडॉप्ट करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो कहता है कि साइटोप्लाज्म है क्या? तो साइटोप्लाज्म जो है वो एक लार्ज रीजन है जो क्या करता है कि एक फ्लूइड सब्सटेंस को अपने अंदर कैरी करता है, और इसी साइटोप्लाज्म के आसपास क्या होते हैं? तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को कैरी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। कल जो टॉपिक होगा वो होगा सेल ऑर्गेनल्स पे एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स पे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।